अधिकारी लापरवाही की सारी सीमाओं को क्रॉस कर दें, जब अधिकारी जनता की ना सुने, तब मैं विवेक पांडे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सवाल पूछता हूं। डंके की चोट पर सवाल दागते हैं, जनता की बात को हुक्मरानों तक पहुंचाने का काम करते हैं, गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए मुहिम चलाते हैं। तो आज बड़ी बहस में बात होगी बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती के उन आरोपों की जो उन्होंने आज सरकार और कांग्रेस पर लगाए हैं। आज बड़ी बहस में बात होगी आरक्षण को लेकर, क्योंकि हिंदुस्तान में आरक्षण पर लगातार रण छिड़ा रहता है। हर पार्टी दलित वोट बैंक को अपनी ओर खींचने में लगी रहती है, क्योंकि दिल्ली और यूपी के सिंहासन पर विराजमान होने के लिए वोट बैंक काफी जरूरी होता है। शायद यही वजह होती है कि हर कोई दलितों के लिए लड़ने का दावा करता है। अपने आप को दलितों की सबसे बड़ी मसीहा कहने वाली मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर धुआंधार आरोप प्रत्यारोप लगाए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। तो SC ST का पदोन्नति में जो आरक्षण का मामला था, तो वो लगभग खत्म सा हो गया था। उसको प्रभावी बनाने के लिए हमारी पार्टी ने उस समय सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, उनके ऊपर दबाव बनाया कि आप इसमें संशोधन विधेयक लाइए और पदोन्नति में आरक्षण को पुनः प्रभावशाली बनाया जाए। जब ये बिल लाया गया तो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि SC ST वर्गों के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिले। तो कांग्रेस उस समय पावर में थी, तो कांग्रेस और बीजेपी खुद ना आगे आकर उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनको आगे किया और उनकी मिली भगत से उन्होंने इस बिल को फाड़ा और इस बिल को पास नहीं होने दिया और अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ है। बीजेपी को चाहिए, वो अपने आप को कहते हैं कि हम SC ST समाज के हिमायती हितैषी हैं, उनको चाहिए पहली बात तो इस केस की पैरवी उनको सही तरीके से करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। कांग्रेस ने बेबी ढुलमुल रवैया अपनाया। ऐसी स्थिति में मेरा बीजेपी की केंद्र में बीजेपी की सरकार को, उनकी NDA की सरकार को ये कहना है कि यदि आपकी नीयत साफ है तो आप इसमें ये जो भी जजमेंट आया है तो आप पार्लियामेंट के अंदर आप इसमें ये पार्लियामेंट के अंदर आप लोग जो संविधान में आप संशोधन करें और इसको संविधान की 9वीं सूची में लाए और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया इसको पलटे, मतलब क्योंकि पार्लियामेंट को भी पावर होती है, उसको पलटे और नहीं पलटते हैं तो समझ लो ये कांग्रेस हो, बीजेपी हो और भी दूसरी पार्टियों हो, इनकी SC ST के और OBC के रिजर्वेशन के मामले में इनकी नीयत साफ नहीं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर मायावती के बयान का मतलब आखिर क्या है। सुप्रीम फैसले पर आखिर मायावती क्या बोली। सुप्रीम फैसले से BSP सहमत नहीं है, ये बात मायावती ने कही। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटा। मायावती ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण में वर्गीकरण उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई मतभेद पैदा होंगे, ये बात मायावती ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। आगे कहा कि SC ST का आरक्षण इससे खत्म हो जाएगा। राज्य सरकारों को राजनीति का मौका इस फैसले से मिलेगा, ये बात भी मायावती ने कही है। राज्य सरकारों को मनमानी का मौका मिलेगा। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असहमति जताते हुए ये बात कही है। मायावती का ये भी कहना है कि इस फैसले से तो SC ST को जो आरक्षण मिलता है वो भी खत्म हो सकता है। इस फैसले में आरक्षण में वर्गीकरण उचित नहीं है, ये बात भी मायावती कह रही हैं। कई मतभेद पैदा होंगे। अब इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु भट्ट जी लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत मैं करता हूं हिमांशु जी का। और हमारे लखनऊ से सहयोगी हमारे साथ मोहम्मद शबाब भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं हिमांशु जी आप ही का रुख करना चाहूँगा। बहुत ही संवेदनशील ये मुद्दा और इस पर मायावती का ये कहना कि राज्य सरकारों को मनमानी का मौका मिलेगा, जो प्रस्तावित आरक्षण की प्रक्रिया है
उससे भी कमजोर किया जा सकता है। तो ये बयान को आप किस तरह से देखते हैं? पहला रिएक्शन तो सर इसी बात पर। देखिए देखिए, पहला रिएक्शन तो मेरा बड़ा सीधा आएगा कि यहाँ पर यूपी में 10 विधानसभा बैठकों पे उपचुनाव हुए जी। और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी, जो हमेशा कहा करती थी कि दलितों पे हमारा अधिकार, और वो दलितों के वोट लेके हमेशा जीतती आई, जी। उसमें काफी सेंध गिरी चुकी है। तो प्राथमिक नजरिए से जब कोई नहीं और सबसे पहले मायावती बोलती है तो आदमी की समझ में तो वही आता है, सामान्य जन की, कि ये कहीं ना कहीं फिर से अपनी राजनीति खेल रही। ये राजनीतिक एक विधान था। और दूसरी बात, जहां तक सुप्रीम के फैसले की सवाल है, जी। ये सुप्रीम का फैसला कोई सिंगल जज बेंच या 2 जज बेंच ने नहीं दिया, बिल्कुल बिल्कुल। ये 7 जजों की बेंच ने दिया। जी। जी। और उन्होंने क्या कहा है जी। कि SC ST के आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर, बात तो जो हुई है वो वही हुई है। क्योंकि हमारे देश में आजादी के बाद से आप कितने भी बाबूशाही वाले अधिकारी देख ले SC ST के, और कितने ही राजनेता देख ले, होता क्या है, एक गिने चुने 8-10 परिवारों के अलावा कौन से दलित को, कौन से आदिवासी को या अति पिछड़ी जनजाति के लोगों को आरक्षण का लाभ मिला है, वही लेके आए। जी। और ऊपर से आपने इन लोगों के लिए, जहां ब्यूरोक्रेटिक बात आती है, वहां भी उनके UPSC में दाखिले के लिए भी 3 साल बढ़ा दिए, 5 साल की उम्र का ये बढ़ा दिया। तो होता क्या है, आप सोच लीजिए, जहां पर जनरल कैटेगरी का एक IAS ऑफिसर 25 साल या 27 साल की उम्र से शुरू करता है, जी। 5 साल का ग्रेस जब ये दलितों को मिल जाता है तो वो 32 साल से शुरू करता है। जी। जी। और जब बातें होती है कि भाई चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं है दलित, कैसे होगा? रिटायर तो हर एक आदमी 58 या 60 जो भी अवधि होगी हो जाएगा ना। बिल्कुल सही। जब आप 3 या 5 साल पीछे से ही चालू करते हैं तो आप जब तक चीफ सेक्रेटरी बनेंगे तब तक आपका रिटायरमेंट आ चुका होगा। देखिए, ये जो जो ये जो प्रैक्टिकल चीजें है ना, इसको समझनी जरूरी है। जी। मगर ये राजनेता नहीं समझते। मुझे ये बताइए कि राजकारण के अंदर कितने दलित फैमिली है जिनकी वंश परंपरा चल रही है, दोनों पॉलिटिकल पार्टी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की आप बात ले लें। यहां पर रामविलास पासवान, चिराग पासवान, जगजीवन राम, मीरा कुमार, देखिए ऐसे कितने एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। कांसीराम के बाद में परिवार नहीं है, बराबर है, चलिए माने आप, मायावती, और मायावती के बाद कौन? तो उनका भतीजा। ये हो क्या रहा है? क्या ऐसी बात है कि दलितों के अंदर खाली गिने चुने 8-10 परिवारों को ये रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं आप ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में भी देखेंगे, SC ST के ऑफिस, जी। जी। और पॉलिटिशियंस में भी देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं गिने चुने फैमिली को इसका लाभ मिल रहा है। और उसी की वजह से जब ये फैसला आया जी, तब सब लोग चुप बैठे, क्योंकि हर एक, जैसे कहते हैं ना हिंदी में, वो जो हमाम में सब शब्द नहीं बोलने चाहिए मुझे, मगर ये बात है भैया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फैसले को देखने की पहली वजह तो ये राजकीय है। मायावती को लगता है मेरा तो सफाया होगा यूपी के अगले चुनाव में 2026-27 की, अगर मैंने फिर से अपना दलित वोट बैंक अपने हाथों में नहीं किया तो उनका बोलना तो बनता है। जी। और जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा एक जमाने में ऐसा सोचती थी लोकसभा के चुनाव के पहले, जी, ये वोट बैंक तो हमारे पास आएगा, नहीं आया ना। उनको एक बताया गया संविधान खतरे में है, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, और यही दलित जो हमारा पिछड़ा भाई, वो जाके और कहीं वोट दिया है, भाजपा ने भी ये भुगता। और जब आप कोर्ट कह रही है कि ये क्रीमी लेयर्स, दलितों के अंदर भी जो परिवार को फायदा मिल चुका है,
जो परिवार ऐसे फायदे ले चुके हैं, जी खाली इतनों में सीमित नहीं रहना चाहिए। जी। अगर हमारे देश में SC ST के 20% 25% लोग हैं, तो उनको बराबर का ये रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। तो उसमें बुरी बात बिल्कुल क्या है भैया? बिल्कुल बिल्कुल सही बात बुरी आपने बात कही क्या है। है? ये बिल्कुल आपने सही बात कही हिमांशु जी, और बहुत आपने सरल तरीके से हमारे दर्शकों को ये बात समझाई है कि आखिर ये जो कहा जा रहा है इसके पीछे छिपाया क्या जा रहा है। क्योंकि कहने को तो बहुत सारे शब्द कहे गए, लेकिन जो छिपाया गया है बड़ी ही बारीकी से वो आपने बताया। सर आप हमारे साथ बने रहिएगा। मोहम्मद शबाब हमारे सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। शबाब, अगर हम बात करें सियासी गलियारों की, तो अभी मायावती के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो ताबड़तोड़ बयान दिए हैं, बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोला गया है, उससे सियासी गलियारों में किस तरह से जगह मिल रही है? अब बिल्कुल देखिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लिहाजा कोई भी दूसरी राजनीतिक पार्टी इस पर बहुत ज्यादा खुलकर कोई भी बात नहीं कह रही। और सर जो बात कह रहे थे वो 100% सही है, क्योंकि मायावती की पूरी सियासत दलित वोटरों के ही इर्द गिर्द घूमती है, लिहाजा उनका बोलना भी बनता था। अमूमन मायावती ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती नहीं है कि आनन फानन में मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। जी आप जी जब लखनऊ कभी आएंगे तो यहाँ मुख्यमंत्री कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, अखिलेश यादव कभी भी बुला लेते हैं, लेकिन मायावती का एक प्रोसीजर रहता है। उनके यहाँ 2 दिन बाद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसके लिए एक पूरा सारी चीजें तैयार जी होंगी, पहले बताया जाएगा, फिर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो इस मुद्दे की गंभीरता को ऐसे समझा जा सकता है कि मायावती के यहाँ से आनन फानन में 2 घंटा पहले इंफॉर्मेशन आई कि मायावती जो है वो मीडिया से संबोधित करेंगी। हालांकि मायावती मीडिया के सवालों के जवाब नहीं देती, वो हमेशा उनका रिवाज रहा है, वो अपनी बात कहने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर देती हैं। लेकिन आज जब आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनेंगे, देखेंगे, तो आप ये बात समझिए कि जो बात वो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के SC जाति में उपजाति विभाजन के जो फैसला है उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते, और आरक्षण पर जो नई सूची बनाई जाएगी उस पर बहुत सारी परेशानियां होंगी। ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मोटे मोटे जी बताना चाह रहा हूँ। जी फिर जी उन्होंने ये बात कही कि पंजाब राज्य का ये जो मामला है 20 साल पहले का है, इस पर ये सुनवाई सही नहीं है। इसके साथ ही साथ उन्होंने तीसरी बात ये कही कि SC ST के बीच उपजाति का विभाजन जो किया जा रहा है ये ठीक नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कहीं ना कहीं आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। ये बात उन्होंने साफ तौर से कही। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आरक्षण खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले में ये मानक भी तैयार करना चाहिए था कि क्रीमी लेयर के मायने क्या हैं, क्रीमी लेयर का मानक क्या है, कौन जाति इस दायरे में आएगी। इस तरीके की मोटी मोटी बातें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में रही। हालांकि मैंने अभी इधर हाल फिलहाल के 2 विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों में ऐसा मौका पहली बार देखा कि जब मायावती भारतीय जनता पार्टी पर इतना एग्रेसिव प्रहार कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, क्योंकि जी मायावती पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत मुखर नहीं रही। वो हर इशू पर कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घुमा करके फंसा देती थी। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पहले कांग्रेस को घेरा, भारतीय जनता पार्टी पर बाद में उन्होंने वार किया। तो ये बात समझी जा सकती है कि मायावती की नाराजगी कितनी बड़ी है और किस तरीके से मायावती को अपनी सियासत जो है वो हाशिए पर सिमटती दिख रही है कि अगर इस तरीके का कोई फैसला एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो उनकी राजनीतिक जो विरासत है, जो राजनीतिक उनकी पृष्ठभूमि है, जो उनकी राजनीतिक परंपरा है, वो कहीं खतरे में आ जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से सर भी बता रहे थे कि कांशीराम के बाद मायावती और मायावती के बाद आकाश आनंद, ये बात लिखा पढ़ी में है। मायावती इस बात का ऐलान कर चुकी, तो उनके उत्तराधिकारी कभी जी सतीश चंद्र मिश्रा जी नहीं बन सकते हैं, हाँ है ना। तो वो जो एक प्रोसीजर है वो उसी प्रोसीजर पर ही आगे जाएगी चीजें। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मुश्किल निवाला होगा मायावती के लिए निगल पाना। हालांकि अब लोकसभा में अगर मायावती की बात का बहुत वजन लिया जाता है और इसको ला करके अमेंडमेंट किया जाता है जिस तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया है, वो देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। लेकिन मायावती ने आज अपनी बात पूरी कर दी है और ये बताने की कोशिश है कि कहीं ना कहीं इस फैसले के खिलाफ वो हैं, और अब वो कर तो कुछ नहीं सकती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ही कर सकती हैं। सही कहा आपने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर सकती हैं और वो बखूबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी रही हैं, और उसमें जिस प्रकार के सवाल वो खड़े कर रही हैं दोनों ही पार्टियों से। एक बार फिर से हम हिमांशु जी का रुख करते हैं। हिमांशु सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अब चाहे वो राजनीतिक पार्टियों की खुद की विरासत हो, वहाँ पर भी दलित नेता फला नेता का या तो भतीजा होता है, बेटा होता है या भांजा होता है, और उसी को सांसद बना दिया जाता है, राज्यसभा भी उसी को भेजा जाता है, और कमोबेश सो कॉल्ड दलितों का हिमायती भी वही होता है।
तो ये जो एक बपौती वाली सियासत है और एक जो दूसरी सियासत शुरू की गई थी, SC ST को आरक्षण इसलिए दिया गया था ताकि ये अपने वजूद में आए। ये इतने पिछड़े हुए थे कि समाज की मुख्य धारा से जुड़ना तो बहुत दूर की बात, ये हाशिए पर थे। समीक्षा की बात की गई थी सन 1950 के समय में, 10 साल में समीक्षा। लेकिन अब नेताओं से आप समीक्षा बोलिए तो वो आपको ही घेरने लगेंगे कि ये क्या कह रहे हो, जबकि संविधान को लागू करने वाले ही, अगर हम डॉक्टर अंबेडकर के भी कोट पढ़ते हैं तो ये उनकी व्यवस्था थी कि अगर कोई मुख्य धारा में आ जाता है तो उसके बाद वो गिव अप कर दे, अब वो आरक्षण को छोड़ दे अपने दूसरे दलित भाइयों के लिए, उन वंचितों के लिए, ताकि इसको एक गिफ्ट जोन जैसा यूज ना करें। हिमांशु जी, देखिए, मैं आपको एक सरल उदाहरण देके बात करता हूं। उदाहरण यूपी का नहीं है मगर राजस्थान का है जी। राजस्थान में एक जाति है मीणा जाति। अभी सुनिएगा ये बात, मीणा जाति का प्रतिनिधित्व कितने परसेंट है पॉपुलेशन के अंदर? तकरीबन 0.38%। मगर आप जाओगे तो सरकारी नौकरियों के अंदर आपको सब मीणा ही मीणा मिलेंगे और वहां पर उनका प्रतिनिधित्व शायद 38% है। ये कैसे हुआ? जैसे आप बता रहे थे ना कि 10 साल में समीक्षा करनी थी, जिनको एक बारी जो लाभान्वित हो चुका है उसको वो लाभ फिर छोड़ देना चाहिए दूसरे पिछड़े लोगों के लिए। वो कभी हुआ ही नहीं। आज स्थिति यह है कि राजस्थान या यूपी या दूसरे कई राज्यों के अंदर जहां पर दलित सब मिला के, दलित और SC और ST मिला के तकरीबन 26-28% है, वहां पर वो 26-28 में से एक उपजाति के 50% लोग ब्यूरो सरकारी नौकरियां लेके बैठे होंगे और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। अब तो 75 साल हो गए भारत की आजादी के को भी जी, तो 2 पीढ़ी तो आई गई। और जो दलित है वो सही मायनों में दलित ही रहता है। दलित से जो मुख्य धारा के अंदर आ चुका है वो मुख्य धारा में बह के कहीं ना कहीं बाहर निकल जाता है, वो पिछले अगले सबसे आगे निकल जाता है। मगर जो दलित है वो दलित ही रहता है, जो आदिवासी है वो आदिवासी ही रहता है। और ये बात हो रही हर एक राज्य के अंदर कोई एक डेफिनेट जनजाति है, उपजाति है, आप कुछ भी कह लो उसको, जिसका प्रभुत्व आपको सरकारी नौकरियों के अंदर मिलेगा, ब्यूरोक्रेसी के अंदर मिलेगा। और उसकी वजह क्या है कि उनके बाप दादाओं ने पहली बार ही जिसका लाभ लिया था जी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। वो ये ऐसी ही बात है कि जैसे परिवारवादी एक पार्टी होती है, उसका एक राजा एक है जी, तो उसके बाद राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अगर राहुल गांधी है तो उनके बाद उनके बेटे बनेंगे। वेल, बेटे है कि नहीं मुझे तो नहीं पता, मगर राजीव गांधी थे तो राहुल गांधी आए, इंदिरा जी थी तो राजीव गांधी तो पायलट थे, उन्होंने देश की धुरा कैसे संभाल ली। तो देखिए ये भी एक बात है ना। इसीलिए जब ये फैसला आया ना, इसको इसी तरह समझना चाहिए कि क्रीमी लेयर की जहां बात करता है कोर्ट, वहां पर वो कहता है कि आप मुख्य धारा में आ गए, बस हो गया आपके नाम पे रिजर्वेशन, अब जिनको नहीं मिला है उनको मौका दो, ये बात करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही कोर्ट ने कही है। शबाब, में एक बात और आपसे जानना चाहूँगा, बहुत लोग ये सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि मायावती 2027 का ग्राउंड सेट भी कर रही हैं, क्योंकि 2024 में बसपा का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन बसपा ने देखा है, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि मायावती इन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानों के जरिए 2027 की भी ग्राउंड सेट कर रही हैं अपनी। बिल्कुल, देखिए ये बात साफ तौर से समझिए कि जो अभी लोकसभा के चुनाव गुजरे हैं उसने ये बता दिया है कि मायावती का सियासी सफर अब बहुत मुश्किल हो गया। पूरे चुनाव में 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट रही नोट करने की, चूंकि हम लोग फील्ड पर रहे और मायावती को और उनकी सियासत को मुख्यमंत्री के दौर से बहुत करीब से देखा है। पहली बात तो ये कि उनके विकल्प के तौर पर जो वो आकाश आनंद को देख रही थी, नगीना से चंद्रशेखर रावण ने लोकसभा सीट जीत करके एक विकल्प तैयार कर दिया है। अब अगर कोई दलित नेता के तौर पर
पॉलिटिकली एक्टिव है। मायावती के बारे में क्या बात कही जाती कि भाई वो अपने किले में सेफ रहती, वो कभी बाहर नहीं आती, और ये बात जाहिर भी है। मायावती कभी पब्लिक मीटिंग नहीं करती उस तरीके से जैसे दूसरे नेता करते हैं। मायावती कभी पॉलिटिकल कैंपेन उस तरह से नहीं करती जैसे दूसरे नेता करते हैं। लेकिन चंद्रशेखर रावण ने अपनी भूमिका को मायावती के विकल्प के तौर पर विकसित किया है। हालांकि वो कितना सफल हो पाएंगे, अभी उनके सामने बहुत लंबा सियासी जी रास्ता है, वो जी कितना उस पर चल पाते हैं देखने वाली बात होगी। आकाश आनंद ने सीतापुर में एक रैली की लोकसभा के चुनाव में, और उन्होंने एक टिप्पणी की और मायावती ने उसके 2 घंटों के भीतर आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया। तो ये बताता है कि जी। मायावती ये सारी चीजों पर पावर ऑफ कमांड खुद रखना चाहती हैं। लोकसभा चुनाव, उससे पहले के विधानसभा चुनाव, उससे पहले के लोकसभा चुनाव, हाल फिलहाल के 3-4 चुनाव ने बिल्कुल, मायावती को बिल्कुल। घुटनों पर ला दिया है। इस बात में कोई दो राय नहीं। सियासी सफर उनका मुश्किल है, जी, और चूंकि जी। दलित वोटर उनका कोर वोटर है, लिहाजा वो उन्हें खोना नहीं चाहती, इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बिल्कुल सही कहा आपने। हिमांशु भट्ट साहब, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं सर हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। शबाब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर और बीजेपी कांग्रेस पर खड़े किए गए उनके सवालों को लेकर चर्चा कर रहे थे कि क्या मायावती अपनी खोए हुए जनाधार और उस दलित वोट बैंक को वापस से पाना चाहती हैं। यही वजह थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की या कुछ और। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में